दोस्तों, क्या आपको पता है कि बड़े बड़े होटल्स में रूम नंबर 13 क्यों नहीं होता है? ऐसा क्या होता है उस रूम नंबर 13 में कि ये बड़े बड़े होटल्स जैसे कि ताज होटल, ओबरॉय होटल या फिर होटल हयात या इस टाइप के जितने भी बड़े होटल्स होते हैं उनके होटल में रूम नंबर 13 नहीं होता है? या फिर अगर आप भी कभी किसी होटल में गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा या फिर ना भी किया हो, लेकिन वहां पर रूम नंबर 13 आपको जल्दी नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना छुपी हुई है। आज उसी घटना के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर रूम नंबर 13 इतना भूतिया क्यों माना जाता है। इस रूम नंबर 13 के पीछे ऐसे कौन से राज छुपे हुए हैं जो कोई भी इंसान रूम नंबर 13 कभी भी किसी भी होटल में लेना नहीं चाहता है। तो दोस्तों, इसके पीछे छिपी हुई है एक सच्ची घटना, और इस सच्ची घटना के पीछे थे वो 3 लोग जिनकी वजह से होटल्स का रूम नंबर 13 इतना भूतिया माना जाता है। तो ये चलते हैं इस घटना की तरफ और आप लोगों को बताते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है अमित शुक्ला, और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, दीपक नाम का एक लड़का था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी वाइफ का नाम था मधु, और उसकी एक साली भी थी, शीतल नाम। तो दीपक, मधु और शीतल ने मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाया। तो दीपक भी अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टियां लेकर वो तीनों निकल जाते हैं मनाली घूमने के लिए। वो मनाली पहुंच जाते हैं और वहां पर अपना 3 दिन एंजॉय करते हैं, और चौथे दिन वहां से उनको वापसी आना होता है अपने घर के लिए। वहां पर एंजॉय करने के बाद शाम के टाइम वो लोग मनाली से निकल जाते हैं। उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी बुक कर रखी थी, तो उन्होंने सोचा कि हम रात के 3-4 बजे तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे और उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊंगा। लेकिन रात के करीब 2 बजे के आसपास दीपक की वाइफ की तबीयत थोड़ी खराब होने लग जाती है। मतलब उसको कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है। घर पहुंचने में अभी भी करीब 70-80 किलोमीटर की दूरी रह जाती है और उसकी वाइफ की तबीयत काफी खराब होने लग जाती है। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि गाड़ी रोक दो, मैं और आगे नहीं जा पाऊंगी। दीपक और शीतल काफी परेशान होने लग जाते हैं कि अचानक उसकी वाइफ को क्या हो गया है। वो गाड़ी रोकते हैं और आसपास देखते हैं तो वहां पर कोई होटल उनको दिखाई नहीं देता है जहां वो रुक पाए और जाकर थोड़ा सा आराम कर पाए। क्या पता आराम करने के बाद सुबह तक मधु ठीक हो जाती। उसके बाद वो लोग अपने घर की तरफ निकल जाते। तो गाड़ी से वो लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं और आगे जाने पर उनको एक होटल दिखाई देता है। वो लोग गाड़ी वहीं पर रोकते हैं और उस होटल के अंदर चले जाते हैं। उस होटल में अंदर जाने के बाद दीपक रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई रूम खाली है, पर वो बताता है कि सर, यहाँ पर अभी कोई रूम खाली नहीं है। यहाँ पर एक शादी है जिसकी वजह से यहाँ के सारे रूम बुक हो चुके हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बट यहाँ पर कोई रूम खाली नहीं होगा। दीपक ने बोला कि मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, तो अगर कोई रूम हमें मिल जाए तो अच्छा होगा। तो वो बोलता है कि सर, हमारे यहाँ एक 13 नंबर का रूम खाली है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 13 नंबर रूम काफी टाइम से बंद है। उस रूम को लोग लेने से कतराते हैं, उसमें लोग जाने से डरते हैं। कई लोगों ने बोला कि 13 नंबर के रूम में उनको भूत दिखाई देते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मुझे पैसों का लालच नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप किसी दूसरे होटल जा सकते हैं। तो दीपक ने सोचा कि ये सारी बातें अंधविश्वास होती हैं और उसने वो 13 नंबर का रूम वो ले लिया। और वो रूम लेने के बाद दीपक, मधु और शीतल उस रूम में चले गए। उस रूम में जाने के बाद दीपक ने मधु को बेड पर लिटाया और बोला कि तुम आराम करो, मैं जाकर पानी और कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तो दीपक फिर से रिसेप्शन पे जाता है और वहां से पानी और कुछ खाने के लिए लेकर वो वापस अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद देखता है तो मधु बेड पर होती ही नहीं है। वो आसपास देखता है तो मधु उसको कहीं दिखाई नहीं देती है। फिर बालकनी से उसको कोई आवाज आती है, वो किसी से बात कर रही होती है। दीपक बालकनी में जाता है, देखता है तो मधु किसी से बात कर रही होती है। दीपक मधु से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। मधु कहती है कि यहाँ पर कौन है, मैं किससे बात करूंगी। तो दीपक वहां आसपास देखता है तो वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। दीपक अंदर आता है, शीतल वॉशरूम से निकल रही होती है। तो दीपक शीतल से पूछता है कि मधु किससे बात कर रही थी। शीतल बोलती है कि मुझे क्या पता, मैं तो वॉशरूम में थी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मधु किससे बात कर रही थी। मधु अंदर आती है, वो लोग कुछ खाते पीते हैं और खाने पीने के बाद मधु और शीतल बेड पे सो जाते हैं। और दीपक ने एक गद्दे का और इंतजाम करवाया था जो फर्श पे बिछाकर वो वहीं पर सो जाता है। रात के करीब 3 बज रहे थे, तभी शीतल अचानक से उठती है और वो दीपक को उठाती है कि मधु यहाँ पर नहीं है, मधु कहीं चली गई है। और उसके बाद वो दोनों उठकर देखते हैं तो मधु बालकनी में खड़ी होती है और किसी से बातें कर रही होती है। उनको समझ में नहीं आता कि वो किससे बातें कर रही है। वो छुप कर थोड़ा सा देखते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं।
बट वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। मधु हवा में ही किसी से बातें कर रही होती है। ये सब देखकर दीपक और शीतल थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। दीपक फटाफट बालकनी में जाता है, मधु से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मधु बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं बालकनी में आ गई। दीपक फिर से मधु को लेकर जाता है और उसको बेड पर लिटा देता है और वो लोग फिर से एक बार सो जाते हैं। करीब आधे घंटे बाद शीतल की नींद एक बार फिर से खुलती है। वो देखती है मधु फिर से उसके बगल में नहीं है। वो दीपक को फिर से उठाती है और दीपक को उठाने के बाद वो लोग फिर से बालकनी में जाते हैं। बालकनी में जाकर देखते हैं तो मधु वहां पर फिर से किसी से बातें कर रही होती है, लेकिन इस बार दीपक और शीतल को जो दिखाई देता है उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उनके भी होश उड़ जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल कांपने लग जाते हैं। बालकनी में मधु के सामने एक काला साया खड़ा होता है जिसकी आंख से बिल्कुल मानो आग निकल रही होती है। मधु उनसे ही कुछ बातें कर रही होती है। तभी दीपक फटाफट भाग के बालकनी में जाता है और मधु से बोलता है कि मधु तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये कौन है, तुम किससे बातें कर रही हो। तो मधु बोलती है कि मैं इन्हीं से बातें कर रही हूँ, सामने तुमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दीपक मधु का हाथ पकड़कर उसको अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मधु अंदर जाती नहीं है। मधु बोलती है कि दीपक हम तीनों में से किसी एक को इसके साथ जाना होगा। दीपक ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वो हैरान हो जाता है कि मधु ऐसी बातें यहाँ पर क्यों कर रही है, लेकिन मधु सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि हम तीनों में से किसी न किसी एक को जाना होगा। तभी दीपक आगे आता है कि ठीक है, अगर किसी एक को जाना है तो मैं इनके साथ जाऊंगा। लेकिन मधु दीपक से कहती है कि नहीं, तुम इनके साथ नहीं जाओगे, मैं इनके साथ जाऊंगी। तुमने मेरा आज तक बहुत ख्याल रखा है, बहुत साथ दिया है मेरा, अब मेरी यात्रा यहीं पर खत्म होती है, मैं इनके साथ जा रही हूँ। और यही सब बातें करते करते अचानक मधु उस बालकनी से कूद जाती है। दीपक और शीतल उसको बचाने की कोशिश करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं बच पाती और वो बालकनी से नीचे जा गिरती है। दीपक भागते हुए नीचे जाता है और उसके बाद मधु को लेकर एक पास के हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि मधु अब नहीं रही। दोस्तों, ये सब होने के बाद सुबह एक और बहुत भयानक खबर आती है कि उस होटल के रिसेप्शनिस्ट ने और एक काम करने वाले ने भी आत्महत्या कर ली है। मधु के साथ में 2 और लोगों की जान उस होटल में गई है। और दोस्तों, तभी से होटल्स के रूम नंबर 13 भूतिया माने जाने लगे और इसलिए ज्यादातर होटल्स में रूम नंबर 13 होते ही नहीं है, और जिसमें होते भी हैं वो बंद पड़े होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रूम नंबर 13 में जाने से कतराते हैं। क्या आप लोगों को इस बारे में पता था? क्या आप लोगों को होटल के रूम नंबर 13 के बारे में जानकारी थी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को भूत और प्रेतों के बारे में क्या मानना है? क्या ये सच में होते हैं या फिर ये सब सिर्फ एक अफवाह है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।